Okay, guys. Yesterday, as you know, that we had started with the group 7, जिसको हैलोजेंस भी कहते हैं, उसमें हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू किए थे। थोड़ी सी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, bromine, iodine, and aspartame. So these are the group 7 elements. So yesterday, my dear, I have told you that these are the group 7 elements. इनमें से जो ऊपर वाली halogens हैं, they are more reactive. As we move down, the reactivity decreases. Reactivity decreases. ठीक है जी, reactivity down the group आपकी जो है वो decrease करती है मेरे बच्चों। अब सपोज करें कि आपके पास एक कंपाउंड है KCl और इसका रिएक्शन करवाते हैं कि हम लोग प्रोटीन के साथ, ये स्पिनाइल कार्बोन। What you think, beta? Is KCl is able to react with the bromine or not? Sir, could you please repeat? I couldn't hear you. Beta, एक मिनट मेरी आवाज आ रही है। Okay, I'm going to ask you that you have got a compound KCl and if you react it with the bromine, is this reaction occur? Or if occur, what are the products that are being formed? Sir, it will occur and chlorine will displace bromine. क्लोरीन will displace bromine. बेटा सबसे पहली चीज, ये चीज अकेला एलिमेंट है, दिस इज अ सिंगल एलिमेंट। आपने सिंगल एलिमेंट को देखते हैं कि वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ये तो कंपाउंड है K and Cl, these are two different elements, तो ये कंपाउंड है। जो अकेला एलिमेंट होता है that should be more reactive than the element in the compound। तो ब्रोमीन को ऊपर होना चाहिए, ब्रोमीन नीचे है क्लोरीन से, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसको नहीं हटा सकता क्योंकि ब्रोमीन खुद नीचे है, क्लोरीन ऊपर है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन। यू गॉट इट? बिना हेल्प का शिफ्ट। ओके, दैट्स फाइन। जी बेटा आप बताओ जरा, इफ वी हैव गॉट KCl and we react it with chlorine, is this reaction occur or not? बिल्कुल होगा। क्या बन जाएगा जी? क्लोरीन जो अकेला एलिमेंट है वो न्यूट्रल होता है बेटा, इट शुड बी मोर रिएक्टिव, ऊपर होना चाहिए। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। KCl जो है इससे क्लोरीन को हटा के क्लोरीन लग जाएगी और क्लोरीन आपका अलग हो जाएगा। तो इसको बैलेंस कर लो, क्लोरीन एक है, इधर दो है तो इधर 2 लिख दो, इधर भी 2 लिख दो, तो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। ओके, चलिए जी, अब मैं इसको एक और तरीके से लिख रहा हूँ। ये देखिए कि इधर लिखा हुआ है AT-1 और इधर लिखा हुआ है जी Cl2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पेपर में कई दफा उसने पूरा कंपाउंड बनाया होता है और कई दफा वो क्या करता है कि आयन बना देता है। अगर किसी चीज के ऊपर चार्ज हो और एक चीज के ऊपर चार्ज ना हो, वो न्यूट्रल होती है। तो मेरे बच्चों, जो चार्ज वाली चीज है वो असल में कंपाउंड से आई है, तो आपने देखा है कि जो न्यूट्रल चीज है इट शुड बी मोर रिएक्टिव। तो क्लोरीन देखें कि न्यूट्रल है, इट इज मोर रिएक्टिव देन एस्टाटीन, तो व्हाट वुड हैपन, ये खुद जो है ये आयन बन जाएगा Cl- और इसको न्यूट्रल कर देगा, यानी AT2। ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म में AT जो है ये AT2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो यू शुड राइट 2 अप हियर। यू गॉट इट? एक और नाम भी देता हूं जी, सपोज करें आई हैव गॉट I- एंड आई हैव गॉट AT2। यस माय डियर, ये रिएक्शन होगा, किसी हो के गलत हो कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। न्यूट्रल चीज कौन सी है दोनों में से? एस्टाटीन। तो न्यूट्रल चीज शुड बी मोर रिएक्टिव, तो क्या एस्टाटीन ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से? कम रिएक्टिव है, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि एस्टाटीन नीचे है आयोडीन से, तो इट इज अनएबल टू डिस्प्लेस इट। हियर नो रिएक्शन वुड टेक प्लेस। ओके,
Ali, it's your turn, my dear. You should tell me Br minus, and we got F2. Is this reaction occur? Of course it occurs. क्योंकि ये क्लोरीन ये न्यूट्रल चीज है. This is more reactive than bromine. तो ये क्लोरीन को क्या बन जाएगी? माइनस बन जाएगी और इसको न्यूट्रल कर देगी. Like that. इनके साथ 2 लिख दीजिए. Okay, my next question for Usman. Yes, Usman, I'm going to write up here I minus and Cl2. Is this reaction occur, beta? Usman? No? Yes, Iman Kashif. Is this reaction occur, beta? Yes, sir. What's my dear? It would occur. Why? Because the neutral thing that is above, it is more reactive than this one. जिस चीज के ऊपर चार्ज होता है माइनस, वो कंपाउंड से आती है. जो चीज न्यूट्रल होती है उसको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इससे. तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन. सो क्लोरीन इटसेल्फ विल बिकम आयन और इसको ये न्यूट्रल कर देगा. ओके, इसको बैलेंस करने के लिए 2 और 2 लिखो. ओके, Umar Irfan, that's your turn, beta. If I've got Cl minus and I've got I2, is this reaction okay? Umar Irfan, beta, just try it. If it is wrong, doesn't matter. Mohammed, बोलो. सर नहीं होगा. नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इट इज लेस रिएक्टिव. ठीक है जी, ये लेस रिएक्टिव है किससे? क्लोरीन से. तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी. तो नो रिएक्शन. तो मेरे बच्चों, ये आपके सारे रिडॉक्स रिएक्शन भी होते हैं और इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं. ये कल हम लोग तफसील से कर चुके हैं. ठीक है, इसकी मैंने जरा सी और डिटेल बता दी है. कहना है किस वन ऑनलाइन. Okay, so today we are going to start with a very important book. आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. कल आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट है. Okay, so the next book we are going to start, that is the transition elements. Okay, मेरे बच्चों, this is the periodic table. I have told you in the periodic table the elements present up here. These are the transition elements and these are the transition elements. ये transition elements होते हैं. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का? ठीक है, आप लोग कभी एयरपोर्ट पे गए हो तो वहां पे अक्सर लिखा होता है ट्रांजिट वीजा. तो वो ट्रांजिट वीजा का मतलब क्या होता है? मसलन मैं जा रहा हूँ, सपोज करें यूके, यहां से मैं दुबई गया, वहां पे मेरा जो है वो 7-8 घंटे का स्टे है. अब एयरपोर्ट पे मेरे लिए टाइम गुजारना मुश्किल है. मैं उनको कहता हूँ कि मुझे ट्रांजिट वीजा दे, मैं दुबई घूम के आता हूँ. यानी मेरे पास दुबई का वीजा नहीं है, मैं वहां पे अपना पासपोर्ट दिखा के उनसे 7-8 घंटे के लिए वीजा लेता हूँ, दुबई में घूम के, और जब मेरी फ्लाइट का टाइम होता है मैं आ जाता हूँ. उसको कहते हैं ट्रांजिट वीजा. तो मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो है ये ट्रांजिट से निकला हुआ है. ठीक है, यानी पहली इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे देखिए कि ये आपका ग्रुप 1 है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर +2 होता है ग्रुप 2 के ऊपर, इसके ऊपर +3 होता है, ग्रुप 4 के ऊपर +4 होता है, ग्रुप 5 पे -3 होता है, ग्रुप 6 पे -2 और ग्रुप 7 पे -1. ये ग्रुप 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7, दिस इज 8 और 0, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है. तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर प्रॉपर एक वैलेंसी है. यानी यहाँ पे सपोज करें कि एक एलिमेंट है सोडियम, तो सोडियम के ऊपर हमेशा +1 चार्ज होगा. यानी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ये नहीं है
ये सोडियम का दिल चाह रहा है कि नहीं यार आज मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं तो +2 चार्ज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं मेरे बच्चों, ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक से ज्यादा वैलेंसीज शो करते हैं, इनके ऊपर चार्ज जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन एलिमेंट लेता हूँ आयरन, तो आयरन के ऊपर +2 चार्ज भी होता है, +3 भी होता है। ठीक है जी, ये आयरन की बात कर रहे हैं। इसी तरह कॉपर है, कॉपर में +1 भी होता है, +2 भी होता है और +3 भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी एलिमेंट पकड़ लें तो उनके ऊपर चार्जेस यानी उनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है। ये वैलेंसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी कोई एक वैलेंसी नहीं होती बल्कि इनकी वैलेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। वैलेंसी के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का वर्ड यूज करते हैं। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी आ गई, they have variable oxidation states. So this is the first property, my dear. They have variable oxidation states. इनकी वैलेंसीज एक से ज्यादा होती है और ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। ये आयरन की 2 वैलेंसीज हैं, Fe+2 Fe+3। कॉपर की 3 वैलेंसीज हैं, +1 +2 एंड कॉपर +3। ओके, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। उसके बाद इनकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे बच्चों? आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक सीढ़ी बनी होती है इस तरह करके, स्टेयरकेस। ये स्टेयरकेस के नीचे जितनी भी चीजें हैं ऑल दीज आर मेटल्स, ये सारी मेटल्स हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिशन मेटल होती है ये वाली और ये वाली, इनका सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे हाई डेंसिटी होती है और सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है जी, और ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। ठीक है जी, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कैटलिस्ट क्या चीज होती है? कैटलिस्ट दुनिया की हर वो चीज होती है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, बाय लॉगिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कोई भी रिएक्शन आपने शुरू करना है, पेट्रोल है उसको आग लगानी है, आप चाहते हो कि ये एनर्जी दे, तो माचिस की तीली उसको एक्टिवेशन एनर्जी देगी। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो है दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। यानी समझे कि आपने अगर पेट्रोल को आग लगानी है तो कैटलिस्ट अगर है तो माचिस की तीली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको किसी और तरीके से एनर्जी दिए बगैर जो है वो आग लग सकती है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो इनकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? ये कैटलिस्ट की मैं डेफिनेशन ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय lowering its एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इसकी 2 एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं उसका नाम है हैपर्स प्रोसेस। हैपर्स प्रोसेस में मेरे बच्चों ये प्रोसेस है कि इसमें नाइट्रोजन
और दूसरी चीज हाइड्रोजन। ये दो एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन को N2 से, हाइड्रोजन को H2 से शो करते हैं और इससे बनता है अमोनिया NH3, इसको कहते हैं अमोनिया। ठीक है जी। इसमें आयरन जो है दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। इसी तरीके से दूसरा प्रोसेस जो है दैट इज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में मेरे बच्चों SO2 ये O2 के साथ मिलके और SO3 बना देता है। इसमें आपका वेनेडियम 5 ऑक्साइड इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट और इसका फॉर्मूला क्या होता है V2O5। ठीक है जी। तो ये चीज जो है ये कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होती है। यहाँ पे ये आयरन जो है ये कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये दो रिएक्शन है SO2 और O2 मिलके SO3 बनाते हैं। इसमें कैटलिस्ट का काम क्या चीज करती है, वेनेडियम 5 ऑक्साइड। ये वेनेडियम ट्रांजिशन मेटल है। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो पीरियोडिक टेबल में पेपर में आपको पीरियोडिक टेबल गिवन होता है, तो वहां पे आप खोल के देखिए तो वेनेडियम जो है वो आ रही है। आयरन जो है ये भी ट्रांजिशन मेटल के अंदर ही आ रही है। तो ये चीजें कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद इसका फोर्थ और आखिरी पॉइंट है कि दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। दुनिया में याद रखें कि जितने भी कलर्ड कंपाउंड होते हैं उसमें याद रखो कि ट्रांजिशन मेटल शामिल होती हैं। ये जो मेटल्स हैं ये वाली सारी या ये बड़ी सारी मेटल्स इनके जो कंपाउंड होंगे वो कलरलेस होते हैं या व्हाइट कलर के होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है इनका कोई अगर कंपाउंड बना होगा तो दैट इज ऑलवेज कलर्ड। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो है इसमें कॉपर मौजूद है, तो ये कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है। उसके बाद आपके पास FeCl2 है, ये आयरन जो है ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो FeCl2 ये आपका ग्रीन कलर का होता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से दे फॉर्म द कलर कंपाउंड। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टी है। तो पेपर में याद रखना है मेरे बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे गॉट ओनली 4 प्रॉपर्टीज। पहली क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी वैलेंसी चेंज होती है। सेकंड क्या है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई डेंसिटी होती है। तीसरी चीज दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, यानी किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हैपर्स प्रोसेस में आयरन एज अ कैटलिस्ट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है इसमें वेनेडियम 5 ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। और तीसरी और फोर्थ पॉइंट इसका दे फॉर्म कलर कंपाउंड, के इनके जो कंपाउंड होते हैं माय डियर दे आर ऑलवेज कलर। ये कलर कंपाउंड बनाते हैं। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन 2 क्लोराइड ये ग्रीन कलर का होता है। तो दे ऑल फॉर्म कलर कंपाउंड। एवरीवन गॉट इट बेटा? हर किसी को समझ लग गई है? चलिए जी, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों, करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आई रब इट? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, आपकी आखिरी चीज बची है दैट इज ग्रुप 8 या ग्रुप 0। उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। ठीक बेटा, वे फॉर्म कलर कंपाउंड लिखा हुआ लिखिए। Okay, my dear students, now the last group we are going to study that is group 8 और group 0। ठीक है जी। इसको ग्रुप 8 या 0 भी कहते हैं और इसके लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं दैट इज द नोबल गैसेस। इसके जो एलिमेंट हैं दीज आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और इस तरीके से इसकी जो है ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, इसके बारे में जरा सुन लीजिए। सबसे पहली चीज इसको पहले नाम रखा गया ग्रुप 8। ग्रुप 8 क्यों रखा गया? 8 का मतलब है
कि इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हीलियम जो है इसमें सिर्फ एक ही शेल होता है, ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर एक ही शेल होता है। पहले शेल में चाहिए भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज्यादा आ नहीं सकते। फिर दूसरे के बाद जो तीसरा, चौथा, पांचवा, उनमें 8-8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले उन्हें चाहिए 2 होते हैं, तो फिर उन्होंने इसका नाम चेंज करके 0 रख दिया। क्यों? क्योंकि भी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है हीलियम में, बाकी में सब में 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, लेकिन पहले वाले में 2 थे, इसलिए इसका नाम 0 रख दिया गया। पहले जो है इनका एक और नाम था मेरे बच्चों, और वो नाम क्या था कि these एलिमेंट्स, इनका नाम रखा गया था इनर्ट गैसेस। इनर्ट का मतलब एक ऐसी चीज जो कभी रिएक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनका वैलेंस शेल जो है उस वक्त समझा जाता था कि कंप्लीट है। एक चीज होती है कंप्लीट, एक होती है स्टेबल, ठीक है। तो इनका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता, स्टेबल होता है। इसीलिए ये चीजें जो हैं ये इनर्ट नहीं थी। ये ज़ीनोन जो है इसके कुछ कंपाउंड मिले, कंपाउंड का नाम था XeF4, ये क्लोरीन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ था। तो उसके बाद कहा गया कि नहीं भाई ये इनर्ट नहीं है, ठीक है, बल्कि इसका नाम फिर नोबल गैसेस रख दिया गया, ठीक है जी। तो इसके नाम जो है ना ये चेंज किए गए थे, तो इसको लिख लें। तो फर्स्टली ग्रुप 8 और 0 was called as inert gases, but its name was changed when xenon, इसका नाम है xenon tetrafluoride was discovered to noble gases। तो पहले इसका नाम जो है वो इनर्ट गैसेस था, लेकिन जब ज़ीनोन के कंपाउंड में ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड, तो इसका नाम चेंज करके नोबल गैसेस रख दिया गया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज, ये जो ग्रुप 8 की चीजें होती हैं मेरे बच्चों, ये नॉर्मली जो है वो किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल इनका वैलेंस शेल होता है, ठीक है। एक चीज होती है स्टेबल और एक चीज होती है कंप्लीट। तो कंप्लीट का वर्ड आप लोगों ने कभी यूज नहीं करना, आप लोगों ने स्टेबल का वर्ड यूज करना है। इसको लिखते हैं सेकंड पॉइंट, ग्रुप 8 और 0 एलिमेंट्स are stable, not complete। So they got stable electronic configuration। अच्छा मेरे बच्चों, मैं यहाँ पे अब आपको एक चीज छोटी सी समझा रहा हूं। ये देख लें कि ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है जी। फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, थर्ड शेल जो है उसमें हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फोर्थ शेल में हमेशा 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उसके बाद फिफ्थ शेल जो है उसमें भी 32 आ सकते हैं। यानी आगे जो 7 तक शेल है, ये फर्स्ट शेल है, दिस इज सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल, दिस इज फोर्थ शेल, दिस इज फिफ्थ शेल, सिक्स्थ और सेवंथ में मैक्सिमम 32 आ सकते हैं। तो अब जो मैं बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो जरा गौर से सुनिएगा। एक एटम है, उसका ये वैलेंस शेल है, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर आएंगे तो वो कंप्लीट होगा।
लेकिन अगर उसके पास 32 इलेक्ट्रॉन ना हो तो 32 से कम कितने होते हैं? 18 आ जाए फिफ्थ शेल में तो फिर भी ये स्टेबल हो जाएगा। अगर इसके पास 18 भी नहीं है तो मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन अगर आए तो वो स्टेबल होता है, 8 से नीचे अगर हो जाए तो वो स्टेबल नहीं होता। समझ लगी है बात की? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है कि ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट हो तो वैलेंस शेल अगर फिफ्थ है तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो तब कंप्लीट होता है जाके। ठीक है, तो हमें रूल जो है वो एक ऑक्टेट रूल है, वो हमें बताता है कि किसी एटम के वैलेंस शेल में जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, अगर मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो चीज जो है वो स्टेबल हो जाती है जी। उसके बाद ये जो आपके ग्रुप 8 के मेरे बच्चों एलिमेंट्स हैं, इनके आपको जो है वो यूजेस पता होने चाहिए कि इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज हीलियम है। हीलियम जो है ये लाइटर गैस होती है, बहुत हल्की होती है और ये वेदर बलून्स में इस्तेमाल होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि उन्होंने बैलून के अंदर जो है वो कोई हीलियम भरी होती है और उसको हवा में छोड़ा होता है, तो वो हमें ऊपर की जो चीजें हैं ऊपर, यानी वो उसके ऊपर जो है वो कैमरास हर चीज लगाई होती है, तो उनके लिए वेदर बलून का वर्ड यूज करते हैं कि वो ऊपर हमें एनवायरनमेंट के बारे में बताता है कि कब बारिश हो सकती है, कब सनलाइट होगी, तो उसके बारे में जो हमें डिफरेंट जो है ना मौसम के बारे में पता चलता है वो वेदर बलून से चलता है कि उसके ऊपर उन्होंने कैमरास वगैरह हर चीज जो है वो फिट की होती है, जिसको वो इजीली जो है वो चेक करते जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज पे आगे नियॉन है। ठीक है जी, नियॉन जो है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एडवर्टाइजमेंट लाइट लगी होती है रास्ते में, आप कहीं जा रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट की वो लाइट जलती है बुझती है, तो वो नियॉन जो है एडवर्टाइजमेंट लाइट में जो है वो इस्तेमाल होती है। तो दिस इज यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट लाइट्स। ठीक है जी, उसके बाद आगे आ जाए जी आर्गॉन। ये मेरे बच्चों जितने भी बल्ब होते हैं, ठीक है, बल्ब के अंदर देखिए जी आप लोगों का ये बल्ब है स्मोक करें, ठीक है जी, इसके अंदर जो है वो एक फिलामेंट लगा होता है इस तरह करके। ठीक है, ये फिलामेंट लगा हुआ है, इसमें से जब करंट पास करता है तो ये फिलामेंट जो है ये गर्म हो जाता है, गर्म होके हॉट होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, और रोशनी देनी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बल्ब में से आपकी लाइट निकलती है। अब ये जो फिलामेंट है, अगर यहाँ पे एयर मौजूद हो तो ये फिलामेंट हॉट होके एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या होगा कि जनाब रिएक्ट करके इसके पाउडर बन के और वो नीचे गिर पड़ेगा। समझ लगी है बात की? तो इसलिए मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि बल्ब में से सारी हवा निकालते हैं, उसमें आर्गॉन भरी होती है। आर्गॉन आपकी रिएक्ट नहीं करती किसी चीज के साथ, तो वो अगर ये फिलामेंट गर्म भी होगा हॉट भी होगा तो आर्गॉन जो है उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, तो जिसकी वजह से ये फिलामेंट जो है वो काफी देर तक चल सकता है, लेकिन अगर किसी वजह से कहीं से भी लीकेज होकर एयर अंदर घुस गई तो वहां पे फिलामेंट में जनाब जो है ना रेड होना है, रेड होकर हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है और उसका पाउडर बन के नीचे गिर पड़ना है, वो बल्ब आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आर्गॉन जो है इट इज यूज्ड इन light bulbs for an inert atmosphere for filament। ठीक है जी, ये आर्गॉन का यूज है। उसके बाद नेक्स्ट यूज आ जाएंगे क्रिप्टॉन का यूज। क्रिप्टॉन जो है ये आपकी जितनी भी लेजर लाइट्स होती हैं मेरे बच्चों, उसमें जो है वो हम लोग क्रिप्टॉन को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये दूर से जो लेजर नहीं मारते, तो वो लेजर के अंदर जो वो लाइट निकलती है उसके अंदर जो है ये क्रिप्टॉन भर जाती है। ठीक है जी, तो वो लेजर जो है वो काफी दूर तक फिर जो है वो ट्रेवल कर सकती है, उसको एक सिंक में लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टॉन ये जो है लेजर लाइट्स में इसको जो है वो हम लोग यूज करते हैं। तो ये चार गैसेस जो है इनके यूज जो है ये आपके सिलेबस में है, हीलियम, वेदर बलून में,
नियॉन एडवर्टाइजमेंट लाइट में, आर्गॉन लाइट बल्ब्स में, और क्रिप्टॉन लेजर लाइट्स में जो है वो इस्तेमाल होती है। और ग्रुप 8 की जो प्रॉपर्टीज हैं मेरे बच्चों, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता, स्टेबल होता है, यानी आखिरी शेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन आके तो वो स्टेबल होता है। और ग्रुप 8 को हम लोग पहले इनर्ट कहते थे, बाद में इसका नाम चेंज करके नोबल गैसेस जो है वो रख दिया गया था। क्यों? जब जिनोन के कंपाउंड मिले थे, जिनोन टेट्राक्लोराइड, तो उसके बाद इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। ठीक है जी, तो ये ग्रुप 8 की प्रॉपर्टीज है। पीरियोडिक टेबल चैप्टर दैट हैज बीन फिनिश्ड। ठीक है, इसकी कल आप लोगों का टेस्ट है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम लोग जो टेस्ट लेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा मैं आपको मजीद कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करके और आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो प्लीज आप इस चैप्टर को लर्न कर लीजिएगा, और कल हर किसी ने टेस्ट देना है। प्लीज डोंट लीव द टेस्ट। टेस्ट से कम से कम बंदे की जो है वो इंप्रूवमेंट होती है, उसको पता चलता है कि मैं कितने पानी में हूँ, बट आई हैव लर्न। ठीक है जी, तो प्लीज एवरीबडी शुड अपीयर फॉर द टेस्ट टुमारो। ठीक है, तुम तो वैसे दे रहे हो नॉर्मली। हाँ, पिछली दफा नहीं दिया था सर। अगला चैप्टर मेटल्स बेटा। Okay guys, any question relating to it you can ask me. No question? Allah Hafiz.